हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का आज का जो मॉडल पेपर लेके आया हूँ, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक करके मैं कई विषयों के जो है मॉडल पेपर लाने वाला हूँ। और आज भूगोल की से शुरुआत की है। भूगोल के 10-12 मॉडल पेपर कुल मैं लाऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भूगोल के लिए अन्य नोट्स भी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर लिंक कर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा 12 का जो है भूगोल विषय जो है बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें पेपर है वो कुल 56 अंकों का होगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि सबसे पहले पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखेंगे। सभी प्रश्न आपको इसमें से हल करने हैं और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे अभय सदय वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको एक साथ ही करने हैं। किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये सेक्शन 4 सेक्शन में जो बटा हुआ है आपका पेपर, तो सबसे पहला सेक्शन खंड ए जो है उसको देखेंगे। इसमें कुल आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे, मल्टीपल चॉइस अभय सदय वाले, वो कुल जो प्रश्न होंगे वो 9 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 9 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न और उनके उत्तर दोनों मैं आपको एक साथ बताने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है रैटजेल ने यह परिभाषा दी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो है ये आपके पेपर इंग्लिश में भी आने वाला है साथ में, तो आप इंग्लिश का नहीं पढ़ें, केवल हिंदी का ही देख लें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? अब इसमें आर्थिक कारक जो है ये सभी भौगोलिक कारक जो है, तीनों हैं ये भौगोलिक कारक है। तो यहाँ आर्थिक कारक जो पूछा है वो आर्थिक कारक है औद्योगिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण। तो अगला प्रश्न जो है वो देखेंगे, कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती होती है और मुख्य रूप से अंगूर, है ना, अंगूर, जैतून इनकी ज़्यादा होती है, अंजीर वगैरह। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अंगूर। अगला प्रश्न है, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंगनीज। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आपको यहाँ पूछा गया है मेगा सिटी, तो इसमें मेगा सिटी है वो न्यूयॉर्क है। लंदन जो थी वो पहली मिलियन सिटी थी, ये ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी मेगा सिटी और मिलियन सिटी के कारण ये गलत कर देते हैं। मिलियन सिटी है वो तो है लंदन। प्रश्न में जो पूछा है आपको मेगा सिटी, मेगा सिटी जो प्रथम मेगा सिटी थी वो है न्यूयॉर्क। लंदन जो है 1800 के अंदर वो है मिलियन सिटी के अंदर आ गया था। वर्तमान में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है वो है टोक्यो। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, इन तथ्यों को भी। इसी पार्ट में आपके ये तथ्य और भी है जो दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1872 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? तो वो 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? अब ये तीनों हैं जो खरीफ की फसल है। जो है इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ है वो रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, किस अयस्क का उपयोग करके एल्यूमिनियम के निर्माण में हम करते हैं? तो सही उत्तर होगा बॉक्साइट। इसका सही उत्तर होगा बॉक्साइट। तो ये आपके 9 प्रश्न जो हैं वो अभय सदय वाले हो गए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अच्छा, उसके बाद में 4 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के होंगे पेपर में, वो 1-1 नंबर के ही होंगे, कुल 4 अंकों के। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है वो कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा योजक। अगला प्रश्न है, भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का वो जो स्थान है वो है दूसरा स्थान है। अगला है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से, किसके संसाधन से संबंधित है? ये जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है नीरू मीरू कार्यक्रम। अगला प्रश्न रिक्त स्थान का है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में। तो यहाँ आप लिखेंगे हैदराबाद।
अच्छा, इसके बाद में अति लघुत्रात्मक यानी एक एक पंक्ति में जो उत्तर देने हैं वो आपके 4 प्रश्न आएंगे पेपर में। चारों प्रश्न एक एक अंकों के होंगे यानी कुल 4 अंकों के हो गए। पहला प्रश्न इसका है प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रतिकर्ष मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, समझाया भी था, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक जो होते हैं कौन से हैं। तो प्रतिकर्ष जो अच्छे नहीं होते, बेरोजगारी है, प्रतिकूल जलवायु, रहन सहन का निम्न स्तर, ये लिख सकते हैं आप। 3-4 उदाहरण दे सकते हैं या 2 ही पूछे हैं तो मैंने 2 ही बताए हैं। रहन सहन का निम्न स्तर भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है विवृत जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है। यहाँ जनन की बजाय मिसप्रिंट हो गया है, विवृत खनन है ये। विवृत खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? क्योंकि ये क्या है, सुरक्षात्मक उपायों पर या उपकरणों पर खर्च इसमें बहुत कम होता है और उत्पादन तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई एक अंतर बताइए। अब सार्वजनिक की बात करें, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं सरकार के अधीन होते हैं, और निजी क्षेत्र के उद्योग है उनमें निजी स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत निवेश या निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ये एक अंतर हो गया। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने के लिए सुझाव दीजिए। तो यहाँ विकासशील देशों में है महानगरों के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी है उसकी पहुँच बढ़ाई जाए। सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच है वो बढ़ाई जाए। ये आप इसका उत्तर, एक सुझाव जो है वो ये लिख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच बढ़ाई जाए। अब इसके बाद में है खंड ब शुरू हो जाता है लघुत्रात्मक प्रश्न का। इसमें आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे कुल 12 प्रश्न होने वाले हैं, जो आधे अंक के होंगे, 1.5 अंक के होंगे, आधे अंक के नहीं है सॉरी, 1.5 अंक के हैं। तो इनको आप किस प्रकार से लिखेंगे? पहला प्रश्न है संभववाद को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताया था कि संभववाद के अंदर मानव जो है वो पर्यावरण के साथ में, पर्यावरण की जो संस्कृति है, पर्यावरण को है उसको उपयोग करके अपनी संस्कृति का विकास करता है, अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा, अपनी प्रौद्योगिकी, सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए स्वतंत्रता की ओर वे अग्रसर होते हैं और संभावनाओं को वो जन्म देते हैं। तो ये इसे संभववाद कहा है। इसमें मानवीय क्रियाओं की छाप है वो सर्वत्र दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? तो नवनिश्चयवाद है वो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन के बारे में है। तो ये हमें बताती है कि किसी प्रदेश के विकास की योजना है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके वे करनी चाहिए, और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो पर्यावरण को क्षति और हानि पहुंच जाएगी। ये इसका महत्व है। छठा प्रश्न है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो एक स्थान जहाँ जो कि साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो वो मानव बस्ती कहते हैं, या मानव के आवासों के संगठित निवास स्थान को बस्ती कहते हैं, जिसमें उनके रहने प्रयोग करने वाले भवन, मार्ग वगैरह ये सभी बने होते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव बताइए। तो आप एक तो लिख सकते हैं सुझाव, एक तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, यानी गांव में कौन कौन सी समस्या होती है ग्रामीण बस्तियों में, स्वच्छ पेयजल की, शौचालय की व्यवस्था, कूड़ा करकट निस्तारण यानी कचरा निस्तारण, कचरा प्रबंधन या निस्तारण, ये लिख सकते हो, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, परिवहन जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। इस तरह से आप ये 3 सुझाव दे सकते हैं। अगला है प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। तो 2 प्रमुख कारक है, एक तो अपकर्ष कारक है और एक प्रतिकर्ष कारक है, दूसरा है प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक 2 कारक हैं आप लिखेंगे। अपकर्ष यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा वेतन, अच्छा रोजगार, और प्रतिकर्ष के अंदर आप लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, युद्ध, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी यानी बेरोजगारी, ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे प्रतिकर्ष में। इसके बाद में अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वालों की संख्या है जनसंख्या घनत्व। भारत का है जो 382 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो गुच्छित बस्तियों के उदाहरण है हो सकते हैं, एक तो उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में
नागालैंड, बुंदेलखंड जहाँ जल संसाधन निकट है, जैसे राजस्थान के जिन भागों में जल संसाधन है वहाँ कुचित बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगला है, आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? क्यों किया? वो था व्यापार के कारण से, ताकि वो व्यापार कर सके। और कौन सा व्यापार? समुद्री व्यापार है वो मुख्य रूप से कर सके। तो अंग्रेजों के साथ समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ उन्होंने बंदरगाहों के द्वारा व्यापार किया। उनमें उदाहरण देख सकते हो आप, सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन नगरों का उन्होंने ज़्यादा विकास किया। अगला प्रश्न है, साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। साझा संपत्ति यानी ऐसी भूमियाँ जो सामुदायिक उपयोग में लेने हेतु राज्यों की सरकार के जो सरकार होती है उनके स्वामित्व में होती है, उन पर सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। जैसे सामुदायिक वन हो सकते हैं, जैसे चारागाह हो सकते हैं, तालाब वगैरह हो सकता है, जलीय क्षेत्र हो सकता है, वो सभी साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जल संभर प्रबंधन यानी धरातलीय और भूमिगत दोनों प्रकार के जल जो हैं उन जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन अगर होता है तो वो जल संभर प्रबंधन है वो कहलाता है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से लिखें। अब इसमें अगले प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, इनका दोनों को मिलान करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 नंबर है वो है इलाहाबाद हल्दिया, इसके साथ में मिलान करना है। दूसरा है जलमार्ग 2 जो है वो सदिया धुबरी विस्तार, और 3 नंबर है कोटापुरम कोल्लम विस्तार। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। ये खंड स पूरा हो गया। इसका एक प्रश्न और है, बड़ी लाइन और मीटर लाइन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, बड़ी लाइन जो होती है वो ब्रॉड गेज जिसको हम कहते हैं वो होती है, और इनमें पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। और जबकि जो मीटर लाइन है उनमें दूरी है लगभग रेल की पटरियों के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। मीटर लाइन यानी मीटर गेज में 1 मीटर की दूरी होती है, इनमें ये दूरी होती है। तो ये इस प्रकार से इनके बीच में अंतर हो गया। अब खंड सेक्शन सी शुरू हो जाता है आपके। इसमें थोड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। पहला, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रसार किए जाना चाहिए? और फुटकर व्यापार। चिकित्सा पर्यटन के अंदर का आप लिख सकते हो, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, उन्नत तकनीकी चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाए, है ना, और विदेशों में भी हमारी पर्यटन सुविधाओं का प्रचार प्रसार, चिकित्सा पर्यटन का प्रचार प्रसार हो, उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हो। इस तरह से आप उत्तर इसमें लिख सकते हैं। फुटकर व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं, उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित जो होता है, सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं, है ना, जैसे फेरी वाला, रेडी वाला, ट्रक से द्वार, ये आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इन दोनों में क्या अथवा में है ये प्रश्न, इन दोनों में से आपको एक ही करना है। अच्छा, अगला 3 नंबर का प्रश्न जो है वो है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए या आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो ये भी आपको जो है प्रश्न है दोनों में से एक ही करना है, क्योंकि इसमें अथवा दिया हुआ है। तो इनके शॉर्ट में उत्तर बता देता हूँ। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण है वो आप लिख सकते हो, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, सभी का वर्णन करना है आपको शॉर्ट में। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशुओं पर आधारित, पशु आधारित उद्योग, ये आप कच्चे माल के आधार पर आप इनका वर्णन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद में आकार के आधार पर अगर वर्णन करना है तो लघु, पहले आप कर सकते हो कुटीर उद्योग, और उसके बाद में छोटे पैमाने के उद्योग, ये पहला हो गया कुटीर उद्योग। दूसरा लिख सकते हो आप छोटे पैमाने के, और तीसरा आप लिखेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको करना है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जो जल नीति है 2002, उसकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है या फिर जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में विवरण देना है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, अथवा में प्रश्न है। तो 3 विशेषताएं लिखनी है तो उसमें लिख सकते हो भाई, पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता शुद्ध पेयजल की हो गई। दूसरा, जहाँ पेयजल नहीं है वहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएँ ला करके, और सतही और भौमजल दोनों की जल की जो है गुणवत्ता वो होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो है, जल गुणवत्ता में ह्रास के कारण देने हैं, तो जो प्रदूषण होता है उसके कारण होता है, तो उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में जो खंड द आएगा उसमें आपके आएगा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आपके 2 ही प्रश्न आएंगे, 4-4 अंकों के होंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है उसमें भी अथवा में है, दूसरा प्रश्न उसमें भी अथवा में है, दोनों में से एक करना है। जैसे 19वां प्रश्न है,
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए और इसके अथवा में जो है वो है लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आप लिख सकते हैं, इन प्रश्नों में कोई एक का उत्तर लिख सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न जो है वो भी निबंधात्मक है, 4 अंक का। लोह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए, या नई औद्योगिक नीति जो 1991 की थी उसने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। इन दोनों में से भी आपको कोई एक प्रश्न करना है। अच्छा, इसके बाद में जो अंतिम जो 2 प्रश्न है वो आपके मानचित्र से संबंधित है। एक आएगा विश्व का मानचित्र, एक भारत का मानचित्र। विश्व का मानचित्र 2 अंक का है, भारत का मानचित्र भी 2 अंक का है, दोनों 2-2 अंक के। कुल मानचित्र आपके 2 + 2 = 4 अंक का आपका मानचित्र परीक्षा में आएगा। तो चलिए मानचित्र भी देख लेते हैं। तो जैसे विश्व का मानचित्र जो है वो है, देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया। इन 4 की स्थिति, देशों की स्थिति आपको बतानी है मानचित्र के अंदर। तो अब अभी बताते हैं। जैसे ये विश्व का मानचित्र है, इसमें आपको जो बताने थे, एक तो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो ये रहा, दोबारा बता देता हूँ थोड़ा ढंग से। ये पाकिस्तान है, ये आपको भारत पता होगा, ये भारत है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है यहाँ, ये पाकिस्तान है। आप इस यहाँ एक गोला बना सकते हो, तीर का निशान यहाँ लगाते हुए यहाँ आप लिख सकते हो पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा पूछा था श्रीलंका। श्रीलंका ये है द्वीप जो दिया हुआ है, इस पर निशान लगा करके आप डॉट का निशान भी लगा सकते हो अंदर। ये है आपके श्रीलंका। अच्छा, उसके बाद में और आपको पूछा गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश ये है, ये जो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा परेशानी होगी। तो ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है और ये बांग्लादेश है। ये है बांग्लादेश, तो यहाँ आप लिख सकते हो बांग्लादेश, इसको तीर के द्वारा दर्शा सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अगला जो है, चौथा जो पूछा था विश्व के नक्शे में, वो था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है वो थोड़ा सा टुकड़ों में है। ये भी इंडोनेशिया का है, ये भी इंडोनेशिया का भाग है, ये भी इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया है। ये छोटे छोटे द्वीप जो इंडोनेशिया के ही हैं, लेकिन इसकी राजधानी जकार्ता है, वो यहाँ है। इसकी लोकेशन यहाँ है, जकार्ता राजधानी की, इसलिए आप इसको इंडोनेशिया के द्वारा दर्शा सकते हो। बाकी इंडोनेशिया बहुत सारे टुकड़ों में है, छोटे छोटे द्वीप समूह है इंडोनेशिया के। ये भी इंडोनेशिया ही है, ये भी इंडोनेशिया ही है, तो ये सभी इंडोनेशिया। वैसे आप लिखें क्योंकि इसकी राजधानी जकार्ता यहाँ है, तो आप इसको इंडोनेशिया दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में भारत का एक नक्शा और था, भारत का भी नक्शे का संबंधित एक प्रश्न था। उसमें है कि भारत के रेखा मानचित्र में वस्त्र उद्योगों को दर्शाइए। जो केंद्र 4 दिए हुए हैं, इनको चारों को दर्शाना है। भीलवाड़ा, कोयम्बटूर, बड़ोदरा और वाराणसी, ये 4 जो है वो आपको दिखाने हैं मानचित्र में। तो चलिए भारत के मानचित्र में चलते हैं। ये इस तरह से भारत का जो नक्शा है आपके सामने। तो इसमें सबसे पहले भीलवाड़ा देखते हैं। भीलवाड़ा है राजस्थान में। तो ये भारत का जो नक्शा है, इसमें भीलवाड़ा, यहाँ ये राजस्थान का नक्शा है। तो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जो है वो यहाँ है, यहाँ आप भीलवाड़ा दिखाएंगे, यहाँ डॉट लगा करके आप लिख देंगे भीलवाड़ा। अच्छा, इसके बाद में एक और पूछा गया था वाराणसी। वाराणसी जो है वो यहाँ है, यहाँ ये डॉट, छोटा वाला डॉट बनाया, यहाँ है वाराणसी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप वाराणसी। अच्छा, उसके बाद में एक पूछा गया था बड़ोदरा। तो बड़ोदरा जो है वो है यहाँ गुजरात में। तो गुजरात में बड़ोदरा कहाँ है उसकी लोकेशन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ है जो बड़ोदरा है, ठीक है, ये छोटा सा डॉट बनाया जो बड़ोदरा का है, यहाँ आप लिख सकते हो बड़ोदरा। अच्छा, उसके बाद में अंतिम पूछा गया था कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो नीचे जो तमिलनाडु है उसमें है। तो कोयम्बटूर की जो लोकेशन है वो यहाँ है, तमिलनाडु के टी के जस्ट नीचे, टी जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ, ये है कोयम्बटूर। अच्छा, इस तरह से आपका पेपर यहीं समाप्त होता है। और भी वीडियो मॉडल पेपर के आपको मिलेंगे, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।